तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका M2 फिजिक्स क्लासेस के अंदर। पिछले वीडियो में अपन ने विद्युत फ्लक्स क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था, और इस वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे जो गाउस का नियम है वो, और उसकी प्रॉपर्टीज या उसके जो अनुप्रयोग हैं, उसकी एप्लीकेशंस जो हैं वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि गाउस का नियम क्या है। तो गाउस जो है उसने क्या कहा कि यदि आपके पास कोई एक बंद पृष्ठ है तो उस बंद पृष्ठ से जो निर्गत फ्लक्स है और उस बंद पृष्ठ के अंदर जो उपस्थित आवेश है उसमें एक क्या है, संबंध है। और उसने जो अपने प्रयोग किए उसके आधार पर उसने कहा कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो उस बंद पृष्ठ में उपस्थित जो आवेश है, टोटल जो आवेश, उस टोटल आवेश का या कुल आवेश का 1 कितना होता है, एप्सिलॉन गुणा, या कह सकते हैं 4 पाई के गुणा होता है। तो चलिए, गाउस का नियम। मान लिया कि अपने पास ये एक बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ के अंदर ये कोई Q आवेश रखा गया है। तो गाउस ने क्या कहा कि भाई इस बंद पृष्ठ से जो फ्लक्स गुजरेगा वो गुजरने वाला फ्लक्स फाई जो है वो इस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल जो आवेश है, तो कुल आवेश को अपन सिग्मा Q से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, का 1 कितना होगा, एप्सिलॉन गुणा होगा, या कह सकते हैं 4 पाई के गुणा होगा। दोनों तरह से लिखा जा सकता है कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत जो फ्लक्स है या गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का कितना है, 1 एप्सिलॉन गुणा, या कह सकते हैं कुल आवेश का 4 पाई के गुणा होता है। अब यहां अपने पास जो ये 4 पाई के लिखा, तो अपने पहले चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि के की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई कितना होता है, एप्सिलॉन होता है। तो 4 पाई का क्या करते हैं, पक्षांतर यदि करते हैं तो अपने को मिलता है 4 पाई के इक्वल टू 1 कितना, एप्सिलॉन। तो यहाँ जो ये 1 एप्सिलॉन है उसकी जगह अपने क्या लिख दिया, 4 पाई के गुणा लिख दिया, जहाँ एप्सिलॉन नोट वही निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता है जिसकी वैल्यू अपने पढ़ी थी कि एप्सिलॉन नोट बराबर 8.854 इंटू 10 की पावर कितना था, -12 है। और के की जो वैल्यू पड़ी थी वो कितनी होती है, 9 गुणा 10 की घात कितनी होती है, 9 होती है। तो ये अपना क्या था, गाउस का नियम था। अब गाउस के जो नियम है उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं। जैसे अपने यहाँ आपने कहा कि टोटल आवेश, टोटल आवेश का मतलब है कि इस पृष्ठ के अंदर धनावेश भी हो सकता है, ऋणावेश भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का आवेश हो सकता है। जैसे मान लिया कि इस पृष्ठ के अंदर प्लस का 2 माइक्रोकूलम यहां रखा हुआ है और यहां माइनस का 4 माइक्रोकूलम रखा हुआ है। तो इस बंद पृष्ठ में टोटल जो आवेश है वो कितना हुआ, समेशन ऑफ Q जो है वो कितना हुआ, 2 माइक्रोकूलम प्लस का है और माइनस का कितना है, माइनस। तो प्लस माइनस का 4 माइक्रोकूलम, तो अपने पास कितना बना, माइनस का 2 माइक्रोकूलम आवेश अपने को मिलता है। तो इस बंद पृष्ठ में जो आवेश है वो अभी कैसा है, नेगेटिव है, ऋणात्मक है। कैसा है, ऋणात्मक है। अब वो एक दूसरा एक पृष्ठ जोड़ लेते हैं। मान लिया कि ये एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ के अंदर 2 माइक्रोकूलम ये भी प्लस का है और प्लस 4 माइक्रोकूलम ये भी प्लस का है। तो इस पृष्ठ के लिए टोटल जो आवेश है वो कितना है, सिग्मा Q बराबर 2 माइक्रोकूलम प्लस 4 माइक्रोकूलम इक्वल टू 6 माइक्रोकूलम। तो यहां देख रहे हैं कि टोटल जो आवेश है वो कैसा है, धनात्मक है, धनात्मक है। एक और प्रश्न लेते हैं जहां प्लस का 2 माइक्रोकूलम और माइनस का 2 माइक्रोकूलम। तो यहां टोटल जो आवेश है समेशन ऑफ Q वो कितना हुआ, 2 माइक्रोकूलम माइनस का 2 माइक्रोकूलम
कितना हो गया, टोटल आवेश 0 हुआ। तो इस तरह से अपन क्या देख रहे हैं कि यहां से इस पहले पृष्ठ के अंदर जो अपन ने गाउस का नियम यदि अप्लाई करें और उसका फ्लक्स यदि निकालें तो फाई इक्वल टू अपने पास टोटल आवेश कितना है, माइनस का 2 माइक्रोकुलम, माइनस का 2 माइक्रोकुलम अपॉन कितना है, एप्सिलॉन नॉट। माइक्रो का मतलब कितना, -10⁻⁻6, तो 2 गुणा 10⁻⁻6 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अपने पास है 8.854 इंटू 10⁻12 है। और इस तरह से इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। और सोल्व करने पर अपने को एक चीज़ मेन जो बात है यहाँ वो क्या रही कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। ऐसे ही इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स है इसको यदि सोल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो कैसी आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है, धनात्मक आने वाली है। और यहाँ जो इस पृष्ठ से तीसरा जो पृष्ठ अपने लिया इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना आने वाला है, 0, क्योंकि टोटल आवेश ही कितना है, 0 है। तो इसका मतलब कि किसी गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और क्या हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। यदि पृष्ठ के अंदर टोटल जो आवेश है वो कैसा है, ऋणात्मक है, कैसा है आवेश है, ऋणात्मक है, तो ये जो फ्लक्स होगा इस फ्लक्स को अपन बोलेंगे प्रवेशित फ्लक्स। कैसा फ्लक्स बोलेंगे, प्रवेशित फ्लक्स कहा जाएगा। यदि आवेश कैसा है, धनात्मक है, तो गुजरने वाला फ्लक्स कैसा आएगा, धनात्मक आएगा। तो फ्लक्स जो है इस फ्लक्स को क्या कहा जाएगा, निर्गत फ्लक्स कहा जाएगा। मतलब ये अपने को न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगे यहाँ कि कहीं अपने को क्वेश्चन में दिया जा सकता है कि किसी बंद पृष्ठ से या किसी गाउसीय पृष्ठ से में प्रवेशित फ्लक्स इतना है और निर्गत फ्लक्स इतना है, तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा, और इसके आधार पर और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यदि आपको उस गाउसीय पृष्ठ के अंदर टोटल आवेश जो है वो कैसा आता है, ऋणात्मक आ जाता है, तो अपन कहेंगे कि उस पृष्ठ के अंदर जो फ्लक्स है वो क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, मतलब बल रेखाएं अंदर आ रही हैं। और यदि आवेश कैसा है, धनात्मक है, तो अपन कहेंगे कि जो फ्लक्स है वो कैसा फ्लक्स है, निर्गत फ्लक्स है। तो इस तरह से किसी गाउसीय पृष्ठ के अंदर उपस्थित जो आवेश है वो कैसा है, धनात्मक है या ऋणात्मक है, या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। तो उसके आधार पर फ्लक्स को अपन क्या करेंगे, परिभाषित कर देंगे कि वो प्रवेशित फ्लक्स है या निर्गत फ्लक्स है। अब आगे अपन बात करते हैं इन्हीं के आधार पर कि जो गुजरने वाला फ्लक्स है वो किन किन बातों के ऊपर निर्भर करता है। तो यहां पर एक बात तो समझ में आ गई कि इन उदाहरणों से कि गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश, पहली जो बात आई कि बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश पर निर्भर करता है। फ्लक्स का जो मान है वो किस पर निर्भर करेगा, बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश के ऊपर निर्भर करता है। अब दूसरे पर ले लेते हैं कि अपने पास जैसे एक ये पृष्ठ है, दूसरा ये एक वर्गाकार पृष्ठ है, तीसरा अपन ने क्या ले लिया, एक गोलीय पृष्ठ ले लिया। तीनों जो पृष्ठ हैं, एक मान लिया कि ये अपने पास त्रिभुजाकार है, बंद पृष्ठ। यहां सभी के अंदर आवेश की जो मात्रा है वो कैसी रखी है, समान रखी गई है। सभी में आवेश कितना है, Q है। तो इस त्रिभुजाकार जो बंद पृष्ठ है इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, फाई बराबर क्या कह रहेगा उसका नियम कि फाई इक्वल टू समेशन ऑफ Q अपॉन कितना, एप्सिलॉन। किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का कितना है, 1 अपॉन एप्सिलॉन है। तो ये जो बंद पृष्ठ है इसमें कितना आवेश है, Q, तो गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो गया, Q अपॉन कितना हो गया, एप्सिलॉन। इस बंद पृष्ठ के अंदर भी कितना होगा, फाई बराबर टोटल आवेश कितना है, Q अपॉन कितना है, एप्सिलॉन। इस वर्गाकार पृष्ठ के अंदर भी कितना है, Q अपॉन कितना, एप्सिलॉन। और इस गोलीय जो पृष्ठ है इसके अंदर गुजरने वाला फ्लक्स है वो भी कितना है, Q अपॉन कितना, एप्सिलॉन। तो यहाँ देख रहे हैं कि सभी जो गाउसीय पृष्ठ है इनकी आकृति कैसी है, अलग अलग है, लेकिन गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो कैसा है, समान है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं अपन, सेकंड, कि जो फ्लक्स फाई का जो मान है वो बंद पृष्ठ की आकृति पर, बंद पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता।
निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अब दूसरा लेते हैं कि यदि अपन दो अपने पृष्ठ लिए, जैसे मान लो कि दोनों ही गोलाकार पृष्ठ हैं, इसके अंदर उपस्थित जो आवेश है वो यहाँ Q आवेश है और इसमें यहाँ जो उपस्थित आवेश है वो भी कितना है, Q आवेश है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि आवेशों की जो स्थिति है, Q की जो स्थिति है वो कैसी है, अलग अलग है। स्थिति कैसी है, अलग अलग है। लेकिन फिर भी इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स है वो कितना है, Q अपॉन कितना है, एप्सिलॉन है। और इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स है वो भी कितना है, Q अपॉन कितना है, एप्सिलॉन है। इसका मतलब तीसरी बात अपन क्या कह सकते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो फ्लक्स आवेश की स्थिति पर, आवेश की स्थिति पर, पोजीशन जो है पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट, यदि अपन ले कि मान लो अपने पास ये दो पृष्ठ है, यहां अपने ले लिया कि मान लिया कि अपने पास है Q/2 आवेश, यहां है Q/2 आवेश। इसके अंदर अपन ने लिया Q/2 आवेश, Q/2 आवेश माइनस का Q/4 और प्लस का Q/4। तो यहां देख रहे हैं कि इस पृष्ठ के अंदर, पहला जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ के अंदर जो टोटल आवेश है सिग्मा Q वो कितना है, Q/2 प्लस Q/2 इक्वल टू कितना हो गया, Q। और यहाँ जो है इसके अंदर टोटल जो आवेश है वो कितना है, Q/2 प्लस Q/2 प्लस Q/4 और माइनस का Q/4 बराबर कितना है, Q है। लेकिन अब दोनों में देखो आवेश कितना है, टोटल Q है, लेकिन इनका जो वितरण है वो देखिए, यहाँ Q/2 यहाँ Q/2 माइनस Q/4 माइनस का प्लस का Q/2 है। तो इस तरह से कि दोनों जो बंद पृष्ठ है उन बंद पृष्ठों में आवेशों का वितरण कैसा है, अलग अलग है। लेकिन इनके अंदर से गुजरने वाले फ्लक्स की यदि मात्रा अपन यदि कैलकुलेट करते हैं तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स भी कितना होगा, फाई बराबर टोटल आवेश कितना है, Q अपॉन एप्सिलॉन। और इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स है वो भी कितना है, फाई बराबर टोटल आवेश कितना, Q, तो Q अपॉन कितना है, एप्सिलॉन नॉट है। तो इस तरह से ये यहाँ क्या देख रहे हैं अपन कि भाई किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो आवेश वितरण के ऊपर निर्भर नहीं करता कि वो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट है, उससे कोई लेना देना नहीं है। अपने को सिर्फ लेना देना किससे है कि उस बंद पृष्ठ में टोटल आवेश कितना है। उस टोटल आवेश को अपने को तो सिर्फ क्या करना है, ऐड करना है, उसका बीजगणितीय योग करना है। तो चौथी बात अपन कह सकते हैं कि फ्लक्स का जो मान है वो आवेश वितरण पर निर्भर नहीं करता है। अब नेक्स्ट अपन यदि बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर कि गाउस का जो नियम है वो अप्लाई कहाँ है। तो गाउस का नियम जो है उसके अंदर पहली शर्त है कि पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए। किसके लिए अप्लाई होगा, ये बंद पृष्ठ के लिए ही लागू हो। दूसरी जो अगली बात है वो क्या है कि यह उन क्षेत्रों के लिए लागू होगा, उन क्षेत्रों के लिए लागू होगा जो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि गाउस का नियम जो है वो किन क्षेत्रों के लिए लागू होता है। तो गाउस का जो नियम है वो केवल उन्हीं क्षेत्रों के लिए लागू होगा जो व्युत्क्रम वर्ग नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं। उन्हीं क्षेत्रों के लिए क्या होता है, लागू होता है। यदि इसके अंदर अपन बात करें कि बंद पृष्ठ जो है वो यदि गतिशील है तो इसका मतलब है कि उसमें अपन यदि कहें कि वो साथ साथ में जो आवेश है वो भी क्या है, गतिशील है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर ये क्या होगा, अप्लाई होगा गाउस का नियम है। तो इस तरह से ये जो गाउस का जो नियम है इसके अंदर अपन ने खूब सारी
ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स थे वो अपन ने चर्चा की। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर गाउस के नियम के अंदर, जहाँ से हर बार ये क्वेश्चन जो है गाउस का जो नियम है ये हर बार बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, मतलब जिसको अपन कह सकते हैं कि 100% कि आएगा ही आएगा, ये वो टॉपिक है कि गाउस का नियम पूछा ही पूछा जाता है, उसकी एप्लीकेशंस भी पूछी जाती हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा परमानेंट आएगा या ही आएगा, न्यूमेरिकल भी आ सकता है और बड़ा जो क्वेश्चन है निबंधात्मक क्वेश्चन टाइप में वो भी यहाँ से पूछा जाता है। अब यहाँ सबसे जो इम्पोर्टेंट जो बात है वो है कि घन के ऊपर एक क्यूब जो है वो आपको दिया जाता है और उस क्यूब के अंदर आपको कहा जाता है कि आवेश इन स्थितियों के ऊपर रखा गया है, तो उस घन से जो निर्गत फ्लक्स है उसका मान आपको पूछा जाता है। तो यहाँ अपन लेते हैं घन, लेते हैं कि ये अपने पास एक घन है और इस घन के केंद्र के ऊपर सेंटर जो है ये केंद्र, इस केंद्र के ऊपर कितना आवेश रखा गया है, क्यों आवेश रखा गया है। तो अब आपको क्वेश्चन जो है वो यहाँ ये है कि इस घन से निर्गत फ्लक्स क्या होगा। कई क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से कि घन से निर्गत फ्लक्स, दूसरा प्रत्येक घन के प्रत्येक फलक या कह सकते हैं पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, तीसरा कह सकते हैं कि प्रत्येक शीर्ष से निर्गत फ्लक्स, नेक्स्ट कह सकते हैं प्रत्येक कोर से निर्गत फ्लक्स। तो अब यहां अपने समझने वाली बात है वो क्या है। जैसे घन है, अपना कमरा है, उस कमरे के अंदर बीच में क्या रखा गया है, एक कोई आवेश रखा गया है या इस घन के क्या रखा गया है, केंद्र पर आवेश रखा गया है। तो अब क्या है, ये एक बंद पृष्ठ है और बंद पृष्ठ है तो अपन क्या कर सकते हैं, गाउस का नियम यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या कह रहा है अपना गाउस का नियम कि फाई इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू अपॉन कितना है, एप्सिलॉन। तो यहाँ अपन क्या है, समेशन ऑफ क्यू अपने किसे कहा कि बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेशों का बीजगणितीय योग। तो यहाँ जो ये घन है वो एक बंद पृष्ठ है, तो इस बंद पृष्ठ के अंदर टोटल आवेश कितना है, क्यू है, मतलब सिग्मा क्यू की जो वैल्यू है वो कितनी है, क्यू है। तो गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो गया, फाई बराबर क्यू बटा कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट है। तो अब ये जो आवेश है, ये जो फ्लक्स है ना, वो पूरे इस घन की जितने भी फ्लक्स हैं सभी से गुजर रहा है। मतलब ये फ्लक्स जो है ये कितने फ्लक्स से, 6 फ्लक्स से गुजर रहा है। ये समझने वाली बात रहेगी, यहाँ पर ध्यान रखें। अपन कह सकते हैं कि पूरे पृष्ठ से, पूरे घन से निर्गत फ्लक्स कितना है, तो फाई बराबर क्यू अपॉन कितना है, एप्सिलॉन। मतलब वो पूरे फ्लक्स जो अपने पूरे फलक हैं कमरे के या घन के, उन सब से गुजर रहा है। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा, घन के प्रत्येक फलक से। तो देखो 6 फलक से कितना गुजर रहा है, क्यू बटा एप्सिलॉन गुजर रहा है। तो भाई क्या कह सकते हैं अपन कि 6 फलक से निर्गत फ्लक्स, 6 फलक से निर्गत फ्लक्स बराबर कितना है, क्यू अपॉन कितना है, एप्सिलॉन। तो एक फलक से निर्गत फ्लक्स कितना होगा, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट होगा। तो इस तरह से घन के प्रत्येक फलक से फाई किससे रिप्रेजेंट करेंगे, फलक, मतलब इसका मतलब है प्रत्येक फलक से। तो प्रत्येक फ्लक्स से जो निर्गत फ्लक्स है उसको क्या लिख सकते हैं, फाई बटा कितना, 6, मतलब टोटल का कितना, 6वां हिस्सा। फाई की वैल्यू कितनी है, क्यू अपॉन कितना, एप्सिलॉन। तो क्यू अपॉन कितना हो गया, 6 एप्सिलॉन हो गया। तो यहाँ फलक जो हैं वो कौन से हैं, ये वाले फलक हैं। भाई आपको कोई पूछे कि फलक कौन से हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल अपन यदि लेते हैं, जैसे ये अपने पास प्रश्न एक डब्बा है, तो इस डब्बे के अंदर ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये हिस्सा क्या है, आपका फलक है। तो इस तरह से कितने फलक हो गए, एक इसके अपोजिट 2, 3, एक इसके नीचे वाला 4, 5 और ये 6। तो कितने फलक है, 6 फलक होते हैं। ये क्या है, फलक है। तो टोटल कितने फलक होते हैं,
6 फलक होते हैं। दूसरा अपने कहा शीर्ष, शीर्ष का मतलब है कोने, ये वाले कोने। तो यहाँ देखिए कितने कोने, 1 2 3 4, और 4 ऊपर है और 4 कहाँ है, नीचे, 1 2 3 और 4। तो इस तरह से ये वाले जो हैं, ये कोने जो हैं, ये वाले, ये देखिए ये वाले जो कोने हैं, ये कोने क्या कहलाते हैं, शीर्ष कहलाते हैं। ये आपके शीर्ष हैं, शीर्ष कह सकते हैं, कोने कह सकते हैं। तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इस तरह से कह सकते हैं कि शीर्ष जो है वो कितने होते हैं, 8 होते हैं। उसके बाद अपने कहा कोर, कोर कितनी है, कोर का मतलब है ये वाली हिस्सा, ये जो अपने को ये लाइन दिख रही है, ये कोर है, ये अपनी कोर है। तो कितनी कोर होगी, देखिए 1 2 इसके अपोजिट कितनी होगी, 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो यहाँ से भी देख सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाली 9, ये वाली 10, ये वाली 11 और ये वाली कितनी होगी, 12। तो ये जो है ये अपनी क्या कहला रही है, कोर कहला रही है। इनको अपन क्या कहते हैं, कोर। और कोर कितनी होती है, 12 होती है। तो इस तरह से कितनी कोर होगी अपने पास, 12 कोर हो गई। तो अपने पास जब आवेश केंद्र पर है तो फ्लक्स जो गुजर रहा है वो पूरे पृष्ठ से ही इस पूरे घन से गुजर रहा है, और पूरे घन से गुजर रहा है वो तो वैल्यू कितनी है, इतनी है। तो इसका मतलब ये जो फ्लक्स है वो कितने शीर्ष से गुजर रहा है, 8 शीर्ष से गुजर रहा है। कितने शीर्ष से गुजर रहा है, 8 शीर्ष से। तो यहाँ पर वही बात कि 8 शीर्ष से गुजरने वाला फ्लक्स, बराबर कितना है, 5। तो एक सिर से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो गया, 5 बटा कितना हो गया, 8। तो इस तरह से प्रत्येक शीर्ष से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो गया, 5/8, या कह सकते हैं Q/8 एप्सिलॉन नॉट कहा जा सकता है। अब है प्रत्येक कोर, तो प्रत्येक कोर से कितना होगा, 5 कितनी कोर है, 12 कोर है अपने पास। तो कितना हो गया, Q/12 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ ये जो घन वाला जो क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर कंपटीशन में आता है यहाँ, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड है, चाहे सेकंड ग्रेड है, चाहे अपनी बोर्ड एग्जाम है, चाहे नेवी है, एयरफोर्स है, हर एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% यहाँ से आता है। तो पहला तो ये था अपने पास क्वेश्चन कि जिसमें अपन ने कहा कि जो आवेश है वो किसी घन के क्या रखा गया है, केंद्र पर रखा गया है। तो घन से निर्गत फ्लक्स कितना हो गया, Q/एप्सिलॉन। प्रत्येक फ्लक्स से कितना हो गया, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। प्रत्येक शीर्ष से कितना हो गया, Q/8 एप्सिलॉन नॉट। और प्रत्येक कोर से कितना हो गया, Q/12 एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब यहाँ से अगला जो है वो लेते हैं कि भाई यदि आपके पास दिया गया जो आवेश है वो किसी फलक के ऊपर रखा गया है, कहाँ रखा गया है, किसी फलक के ऊपर रखा गया है, मतलब आवेश फलक पर स्थित हो। कहां पर स्थित हो, फलक के ऊपर स्थित हो। बना देते हैं इसका चित्रपन सिंपल सा। ये यहां रखा गया है क्यों आवेश। तो अब अपने को क्या निकालना है, वही उसी तरह से क्वेश्चन है। पहला, घन से निर्गत फ्लक्स, प्रत्येक फ्लक्स से निर्गत फ्लक्स जो बार बार पूछे जाते हैं। तो अब अपने को क्या करना है, यहां क्या करना है, गाउस का नियम लगाना है। और गाउस का नियम लगाने के लिए क्या करेंगे अपन, एक बंद पृष्ठ अप्लाई करना पड़ेगा। और बंद पृष्ठ अप्लाई करना पड़ेगा तो अपन एक ऐसा का ऐसा घन कहाँ बनाएंगे, इसके इधर बनाएंगे।
इस तरह से ये अपन बनाएंगे यहाँ पर। इसको ऐसे ना समझ के थोड़ा सा यूं समझते हैं अपन कि कंफ्यूजन की स्थिति होती है तो अपन क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ अपने को फलक बनाना, ये गाउसीय पृष्ठ बनाना काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो इसके लिए अपन सीधा सा एक सिंपल सा सॉल्यूशन देखते हैं इसका यहाँ, कि भाई आपको कहा आवेश कहाँ रखा गया है, घन के फलक पर रखा गया है, यहाँ रखा गया है। ये ले लेते हैं जैसे यहाँ आपको, ताकि दिखता रहे ये। और देखो जैसा कह रहा था वैसा ही अपने को एक सिंबल भी मिल गया यहाँ पर, कि आपको कहा इस फलक पे रखा गया। तो आप मान लें एक बार कि इस फलक के ऊपर क्या रखा गया है, कि बल्ब रखा गया है। आपने यहाँ बल्ब रख दिया और अब आपको क्या करना है, उस बल्ब को, ये मानो कि अपने बल्ब को क्या कर दिया, जला दिया। अब आपको उस बल्ब की जो रोशनी है उसको ढकना है। तो अब सोचो एक बार अपन कि इस बल्ब, यहाँ बल्ब रखा गया है यहाँ इस पृष्ठ के ऊपर, तो इस बल्ब की रोशनी को ढकने के लिए अपने को इसी तरह के कितने घन चाहिए। एक ऐसा का ऐसा घन इसके सामने रख दें तो ये बल्ब की रोशनी पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, ढक जाएगी। इसका मतलब कि अपने पास एक घन ये था और एक घन ऐसा का ऐसा इधर और बन गया। तो कितने घन हो गए अपने पास, 2 घन हो गए। तो 2 घन हुए तो गुजरने वाला फ्लक्स अब यहाँ है, तो फ्लक्स जो होगा वो इस घन से भी गुजरेगा और जो अपने इधर माना है काल्पनिक रूप से उस से भी गुजरेगा। कितना कितना गुजरेगा, जितना ये घन है उतना ही इधर है, और इन दोनों के कहाँ सेंटर पे आ गया। सेंटर पे आ गया तो कितना जाएगा, आधा इसमें और आधा इसमें, इससे गुजरेगा। तो इसका मतलब कि घन के प्रत्येक फलक से, घन से निर्गत फ्लक्स जो पहला है कितना है, तो घन से जो निर्गत फ्लक्स बराबर कितना गया, समेशन ऑफ क्यू अपॉन कितना एप्सिलॉन बराबर क्यू अपॉन कितना एप्सिलॉन, क्योंकि समेशन ऑफ क्यू कितना है, क्यू है दोनों पृष्ठों के अंदर। तो अब अपने को क्या निकालना है, घन से निर्गत फ्लक्स। तो घन से जो निर्गत फ्लक्स है वो इसका कितना होगा, आधा होगा। आधा होगा तो इसको अपन कह देते हैं फाई इक्वल टू घन से फाई अपॉन कितना हो गया 2, फाई अपॉन फाई की वैल्यू कितनी है, क्यू अपॉन कितनी है एप्सिलॉन नॉट, तो इंटू कितना हो गया क्यू। तो इस घन से निर्गत जो फ्लक्स है वो कितना होगा, फाई बराबर क्यू अपॉन कितना होगा 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। अब बात यहाँ आती है समझने वाली कि ये जो फ्लक्स गुजरा जिसको क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन कह रहे हैं, ये इस घन के कितने फलक से गुजर रहा है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आवेश जहां रखा गया है, जिस पृष्ठ के ऊपर रखा गया है या जिस फलक के ऊपर रखा गया है, उस फलक से कोई फ्लक्स निर्गत नहीं होगा। मतलब उस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है, 0 है, क्योंकि फ्लक्स जो है यहाँ पर इस पृष्ठ के कैसा है, समानांतर होता है। तो समानांतर होने के कारण वैल्यू कितनी मिलती है, इसकी 0 मिलती है यहाँ पर। तो ये जो फ्लक्स गुजर रहा है ये 5 फलक से गुजर रहा है। ये खास बात है यहाँ पर समझने वाली कि जिस पृष्ठ पे आप रख रहे हो आवेश को, इस पृष्ठ को भूल जाना, इससे कोई नहीं। अब कितने बचे इस घन में, 6 थे, 6 में से इस एक को छोड़ दिया तो कितने बचे अपने पास, 5 पृष्ठ हैं या 5 फलक बचे हैं। तो ये जो आवेश जो फ्लक्स से गुजर रहा है Q बटा 2 एप्सिलॉन, ये कितने फ्लक्स में से गुजर रहा है, 5 फ्लक्स में से गुजर रहा है। तो एक फ्लक से कितना होगा, प्रत्येक फ्लक्स से तो कितना हिस्सा होगा, 5वां हिस्सा। तो क्या लिख सकते हैं, फाई जो घन से गुजर रहा था उसका कौन सा हिस्सा, 5वां हिस्सा। और घन से कितना गुजरा था, Q बटा 2 एप्सिलॉन, तो 1/5 इंटू क्यू अपॉन कितना हो गया 2 एप्सिलॉन नोट। तो अपने पास हो गया Q अपॉन कितना हो गया 10 एप्सिलॉन नोट हो गया। ये चीज़ है खास बात यहाँ पर। तो इस तरह से ये हो गया आवेश कहाँ रखा गया है, जब फलक पे रखा गया है तो घन से निर्गत फ्लक्स कितना होगा, आधा होगा, क्योंकि इस घन के जैसा ही एक घन अपने को और मानना पड़ेगा इधर गाउसीय पृष्ठ के रूप में। तो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, और प्रत्येक फ्लक्स से कितना हो जाएगा, 5वां हिस्सा होगा। तो 5वां हिस्सा होगा Q अपॉन कितना हो जाएगा 10 एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन अपन लेते हैं यहाँ पर कि यदि जो आवेश है वो कहाँ रखा गया है, शीर्ष पर रखा गया है। कहाँ रखा गया है, शीर्ष पर रखा गया है। आवेश शीर्ष पर रखा गया है, शीर्ष पर स्थित हो, ये वाली कंडीशन है यहाँ पर। ये शीर्ष, यहां शीर्ष पे रखा गया है क्यों आवेश। तो भाई अब कितना फ्लक्स गुजरेगा यहाँ इस घन से। तो अब यहाँ पर अपन यदि गाउसीय पृष्ठ बनाने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा यहाँ पर। तो बहुत ज़्यादा टिपिकल है तो उसका रास्ता मैंने जो भी कहा कि
कमरा जो है या जो एक डब्बा है उस डब्बे को मानना है अपने को। तो यहाँ देखें अपन कह रहे हैं इस कोने के ऊपर यहाँ कितना आवेश रखा गया, Q रखा गया है। अब आवेश वाली बात तो समझ में नहीं आने वाली यहाँ कि कैसे यार क्या करेंगे। तो मैंने क्या कहा अभी कि इस आवेश की जगह अपने को क्या मानना है, एक बल्ब मानना है। तो यहाँ आपने क्या मान लिया, एक बल्ब मान लिया, बल्ब रख दिया और उसको क्या करना है, जलाना है। जलाना है, अब क्या करेंगे, उसकी रोशनी फैलेगी। तो रोशनी कहाँ फैलेगी, चारों तरफ फैलेगी, ऊपर भी फैलेगी, इधर भी फैलेगी, इधर भी फैलेगी, इधर भी फैलेगी, इधर भी फैलेगी। तो अब अपने को इस तरह के डब्बे सेट करने हैं। इस डब्बे के सेट करने, देखो पहला डब्बा यहाँ रखना पड़ेगा क्योंकि इधर रोशनी आई, फिर दूसरा डब्बा इधर भी है, एक रखना पड़ेगा, और एक डब्बा इधर भी रखना है। तो नीचे 1 2 3 और ये खुद कितना हो गया, 4 नीचे वाले डब्बों में जो नीचे की तरफ की रोशनी थी उसको तो कवर कर दिया, लेकिन अभी रोशनी ऊपर भी तो है। और ऊपर यदि रोशनी है तो नीचे जितने डब्बे हैं उतने ही ऊपर भी रखने पड़ेंगे। इस डब्बे पर भी रखना पड़ेगा, इस पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो टोटल कितने डब्बे हुए, देखो 1 2 3 4 और 4 ही इसके ऊपर हो गए। तो इसका मतलब गाउसीय जो पृष्ठ का निर्माण करेंगे उस गाउसीय पृष्ठ में कितने घन होंगे, 8 घन होंगे। गाउसीय पृष्ठ के अंदर कितने घन होंगे, 8 घन होंगे। तो 8 घन मिलकर एक क्या बना रहे हैं, बंद पृष्ठ बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, बंद पृष्ठ बना रहे हैं। और इस बंद पृष्ठ में पूरे 8 घन से जो निर्मित बंद पृष्ठ है उस बंद पृष्ठ में टोटल आवेश कितना है भाई, Q आवेश है। तो अब बंद गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स फाई बंद पृष्ठ से कितना, टोटल आवेश Q अपॉन कितना, एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल आवेश कितना है, Q है, तो Q अपॉन कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो अब बात आती है इस घन से निर्गत फ्लक्स कितना होगा। इसलिए घन से निर्गत फ्लक्स फाई कितना लिख दूं, घन इक्वल टू कितना होगा, फाई जो बंद पृष्ठ से था उसका कितना हिस्सा, कौन सा हिस्सा है, 8वां हिस्सा, 8वां हिस्सा है। तो अपने पास हो गया Q बटा 8 एप्सिलॉन नॉट हो गया। ये है घन से निर्गत फ्लक्स, संपूर्ण घन से निर्गत फ्लक्स है 8वां हिस्सा। अब बात आती है यहां पर अगला क्वेश्चन कि प्रत्येक फलक या पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स प्रत्येक। तो अब यहां देखो, यहां पर कि जो अपने कहा आवेश इस शीर्ष पे रखा गया है, तो अब ये शीर्ष देखो कितने फलक से मिलके बना हुआ है। देखो एक फलक ये वाला है, दूसरा फलक ये वाला है और तीसरा फलक ये वाला है। इसका मतलब कि एक शीर्ष जो है वो 3 फलक से मिलकर बना है, तो जितने पृष्ठों से ये मिलके बना, उन पृष्ठों से या उन फलक से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो कितना होगा। ये जो 3 फलक है, इन 3 फलक से निर्गत जो फ्लक्स है वो कितना है, 0। अभी अपने कहा कि जिस पृष्ठ के ऊपर रखा गया है, जहां रखा गया है उस से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ 3 है पृष्ठ इसको टच कर रहे हैं, 1 2 और 3। तो इन 3 से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो गया, 0 हो गया। तो पीछे कितने बचे, 6 में से 3 बचे हैं। तो इसका मतलब कि ये जो अपने पास है, जिसकी अपन बात कर रहे हैं, घन से निर्गत फ्लक्स की बात कर रहे हैं, वो ये जो है ये कितने फलक से है, 3 फलक से है। कुल 3 फलकों से ये गुजर रहा है। तो अपने को कितने का निकालना है, प्रत्येक फलक से। तो 3 फलक से कितना है, Q बटा 8 एप्सिलॉन नॉट। तो प्रत्येक फलक से बराबर कितना हो गया, फाई घन से निर्गत फ्लक्स बटा कितना, कौन सा हिस्सा हो गया, तीसरा हिस्सा हो गया। तो अपने पास ये लिख दूं, फाई इक्वल टू कितना है, Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना है, अपॉन कितना है, 3। तो ये हो गया Q बटा 24 एप्सिलॉन नॉट।
तो इस तरह से यहाँ पर कितना हुआ Q/24 एप्सिलॉन नॉट। कब? जब आवेश कहाँ रखा गया है भाई? शीर्ष के ऊपर रखा गया है। अब लास्ट कंडीशन इसकी लेते हैं एक और, कि जब आवेश जो है वो आपके कहाँ रखा गया है? किसी कोर के ऊपर रखा गया है। कहाँ रखा गया है? किसी कोर के ऊपर रखा गया है। तो कोर अपने पास कौन सी है? आवेश कोर पर स्थित हो तो ये वाली, जैसे ये कोर है ये वाली, तो आवेश अब की बार यहां रखा गया है, इस कोर के ऊपर रखा गया है। क्यों आवेश यहां पर? तो कोर कितनी होती है? कितनी कोर होती है टोटल? 12 कोर होती है घन के अंदर। तो अब की बार ये वाली कोर है, ये इस पे आवेश रखा गया है, यहां पर यहां रखा गया है। अब यहां रखा गया है तो फिर अपने को वही गाउसिया प्रश्न बनाना है। गाउसिया प्रश्न बनाना है तो अपन क्या करें? यहाँ अपने क्या कहा? बल्ब मान लो। बल्ब माने तो फिर देखो फिर रोशनी होगी, यहाँ से रोशनी होगी तो देखो रोशनी इसकी इधर भी जाएगी और ऊपर भी जाएगी। तो अपने इसके जैसा का जैसा डब्बा एक घन जो है वो यहाँ माना तो इधर वाली रोशनी छुप गई। अब रोशनी बची कहाँ? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ बची तो एक डब्बा इसके ऊपर रख दिया, दूसरा डब्बा इसके ऊपर रख दिया। तो टोटल कितने डब्बे रखे? 4 डब्बे बने। इसका मतलब यहाँ जो गाउसिया पृष्ठ बनेगा, गाउसिया पृष्ठ में 4 घन होंगे। कितने घन से बनेगा? 4 घन से गाउसिया पृष्ठ बनेगा। तो गाउसिया पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, गाउसिया या बंद गाउसिया पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स कितना हुआ? फाई इक्वल टू समेशन ऑफ Q अपॉन कितना? एप्सिलॉन नॉट। समेशन ऑफ Q कितना है? Q बंद पृष्ठ के अंदर, तो Q अपॉन कितना हो गया? एप्सिलॉन। तो यहां जो ये वैल्यू आ रही है ये किसमें आई? बंद पृष्ठ से अपन ने निकाली। अब अपने को यहां पर बात देखनी है वही तरह से क्वेश्चन, अभी पूरे गाउसिया पृष्ठ से इस घन से कितना है वो नहीं निकाला अपने। अब बात आती है घन से, कि घन से निर्गत फ्लक्स, घन से निर्गत फ्लक्स कितने घन माने अपन ने? 4 घन। तो ये जो फ्लक्स है, ये जो फ्लक्स है वो 4 घनों से है। 4 घनों से, जो कौन से हैं? गाउसिया पृष्ठ में है। तो अपने को तो कितना घन चाहिए? एक ही घन है अपने पास दिया गया, तो उससे निकालना है। तो घन से निर्गत फ्लक्स कितना का? 5 बटा कितना? कौन सा हिस्सा? चौथा हिस्सा। तो 5 अपॉन कितना हो गया? 4 हो गया। 5 की वैल्यू Q अपॉन कितनी है? एप्सिलॉन। तो Q/4 एप्सिलॉन नॉट हो गया अपने पास। अब अगला देखते हैं कि घन के प्रत्येक पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स। तो घन का जो प्रत्येक पृष्ठ है उससे कितना फ्लक्स गुजरने वाला है वो देखो। तो अभी अपन ने कहा क्या कि देखो आवेश कहाँ रखा गया? इस कोर पर रखा गया है। तो अब इस कोर को देखना है कि ये कोर कितने फ्लक्स से या कितने पृष्ठ से मिलकर बनी हुई है। तो देखो एक पृष्ठ तो ये ऊपर वाला है और एक पृष्ठ ये नीचे वाला है। तो कितने पृष्ठ से मिलकर बनी है? एक कोर। एक कोर का निर्माण, एक कोर का निर्माण 2 पृष्ठों से, 2 पृष्ठों या फलकों से, 2 फलकों से। इसका मतलब कि ये जो 2 फलक है, ये 2 फलक, इन दोनों फलकों से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो गया? 0 हो गया। तो इन 2 फलकों से गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स जो है वो कितना हो गया? 0 हो गया। तो अब अपने पास कितने फलक बचे पीछे? टोटल कितने हैं? 6 फलक है। 6 में से कितने में से नहीं गुजर रहा? 2 में से नहीं गुजर रहा। तो कितने बच गए अपने पास? 4 फलक बच गए। तो अब 4 फलक जो हैं उनके अंदर से ये गुजार दिया। तो प्रत्येक पृष्ठ से गुजारेंगे तो वो कितना होगा वो देखना है कि प्रत्येक पृष्ठ से तो कितना हुआ? 1 और 2, इनसे तो क्या हो गया? 0। अब कितने फलक बचे अपने पास? 4 बचे हैं। 4 बचे हैं तो फ्लक्स पृष्ठ से या फलक से बराबर जितना घन से था, इस घन से कितना था? Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका कौन सा हिस्सा? 6 में से कितने कम करते? 2 कम करते तो कितने बचे अपने पास? 4 बचे।
तो फाई घन अपॉन कितना हो गया 4, तो ये हो गया Q बटा 16 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से जब आवेश कहाँ रखा गया है, कोर पे रखा गया है, तो घन से निर्गत फ्लक्स है वो कितना होगा Q अपॉन कितना 4 एप्सिलॉन नॉट। घन के प्रत्येक पृष्ठ से या प्रत्येक फलक से निर्गत फ्लक्स होगा वो इसका भी कितना हो जाएगा, चौथा हिस्सा, क्योंकि 6 जो फलक थे उन 6 में से कितने 2 से गुजरने वाला फ्लक्स, एक और 2 से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो गया 0, तो फिर पीछे कितने बचे, 4 बचे हैं, तो कितना हो गया उसका इसका भी कितना हो गया, चौथा हिस्सा हो गया, तो Q अपॉन 16 एप्सिलॉन नॉट होगा अपने पास। तो इस तरह से यहाँ इस टॉपिक के ऊपर जो घन है, इस घन के ऊपर बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसको कोशिश करें समझने की, बार रिपीटेशन। और यदि मान लो आपके पास एग्जाम के अंदर इस तरह से यदि कोई बॉक्स नहीं है तो अपने पास टेबल होती है, और उस टेबल को ही क्या मान लो, घन मान लो, और फिर उस जहाँ कह रहा है, जिस जगह कह रहा है कि आवेश इस जगह रखा गया है, उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करो, जैसे अपनी अभी जो ये बॉक्स था, डब्बा जो था जी, इसको अपन ने क्या माना, घन माना, वैसे ही आपकी जो ये टेबल है, इसको टेबल जो है उस टेबल को क्या मान लो, घन मान लो। और जहाँ आवेश कहता है कि यहाँ आवेश रखा गया है, उसी जगह उस टेबल की जो कोर है, ऊपर का जो सरफेस जिस पे अपन नोटबुक रखते हैं, वो अपने क्या है, फलक है, उसके पाए जो हैं खड़े वाले वो उसकी क्या है, कोर है, ये जो इस तरह की है कोर हो जाएगी, ठीक है। और कोने जो है ये उसके क्या हो जाएंगे, टेबल के जो कोने होंगे वो उसके क्या हो जाएंगे, शीर्ष हो जाएंगे। तो उस तरह से अपन वहाँ पर क्या मान सकते हैं, गाउसीय पृष्ठ मान सकते हैं। तो ये तो था गाउस का नियम क्या है, और उसकी पर छोटे छोटे क्वेश्चन क्या आते हैं, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, किन बातों पर ये निर्भर करता है, किन बातों पर निर्भर नहीं करता। अब आता है दूसरा क्वेश्चन कि अपने को कूलाम का जो नियम है, उस कूलाम के नियम की सहायता से अपने को क्या निकालना है, गाउस का नियम सिद्ध करना है। तो कई बार पूछ लिया जाता है इस क्वेश्चन को कि कूलाम के नियम की सहायता से गाउस के नियम को सिद्ध कीजिए। तो चलिए करते हैं आगे। तो चलिए अब अपन निकालते हैं कूलाम के नियम से गाउस का नियम। तो अपन मान लेते हैं कि अपने पास ये एक बंद गाउसीय पृष्ठ है, और इस बंद गाउसीय पृष्ठ के अंदर किसी बिंदु O के ऊपर कितना आवेश रखा गया है, Q आवेश रखा गया है। अब करना क्या है अपने को, अब देखो अपने को यहाँ जो प्रॉपर्टीज अपन इसके यूज़ करेंगे कि ध्यान में रखना क्या करना है। देखो कूलाम का जो नियम है उससे अपने को कहाँ जाना है, गाउस का नियम। कूलाम का नियम क्या था कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है वो कितना होता है, F बराबर K Q1 Q2 पर कितना होता है, R² होता है। तो इसका मतलब अपने पास एक आवेश जो है वो तो अपने मान लिया कि यहाँ पर क्या है, इस गाउसीय बंद पृष्ठ के अंदर है, तो एक आवेश अपने को और चाहिएगा, यहाँ पर और आवेश चाहिएगा। तो अपने ले लिया यहाँ पर कि ये जो बंद गाउसीय पृष्ठ है इसके ऊपर अपने एक छोटा सा क्या लिया, एक अल्पांश लिया, ये एक छोटा सा अल्पांश है, और इस अल्पांश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, ds है। और इस अल्पांश का जो मध्य बिंदु है उसको अपने नाम दे दिया, बिंदु P दे दिया। और यहाँ मान लिया अपन ने कि क्या रखा गया है, कोई परीक्षण आवेश रखा गया है जो इस बिंदु O से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है। तो अब अपने पास यहाँ पर क्या देखने वाले हैं अपन कि इस Q दो आवेश मिल हो गए अपने पास। तो यहाँ जो है इस बिंदु P के ऊपर जो Q0 आवेश रखा गया उस पर Q जो आवेश है वो क्या लगाएगा, बल लगाएगा। बल लगाएगा तो बल की डायरेक्शन क्या होगी, O से P की तरफ, या कह सकते हैं OP के अनुदिश। और जब यहाँ पर बिंदु P है, उस बिंदु P पर ये जो Q आवेश है, इस Q आवेश के कारण क्या होगा, विद्युत क्षेत्र भी होगा। तो बिंदु P के ऊपर जो विद्युत क्षेत्र है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वही होगी जो किसकी है, बल की डायरेक्शन। तो बल OP के अनुदिश है, तो यही डायरेक्शन किसकी होगी, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी। अब ये जो क्षेत्रफल सदिश है, तो क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन क्या होगी, पृष्ठ की कैसी होगी, लंबवत। पृष्ठ के लंबवत है तो ये जैसे ये है, इस पृष्ठ का लंबवत हिस्सा क्या है, ये वाला है। तो यदि अपन पृष्ठ को थोड़ा सा ऐसे लिया यूं, तो देखो ये लाइन कैसे घूम गई, थोड़ी सी ऊपर की तरफ घूम गई है। जितना अपने पास पृष्ठ टेढ़ा करते जाएंगे ये वाला कोण क्या हो जाएगा, उतना ही घूमता चला जाएगा। तो यहाँ से मान लिया कि इस क्षेत्रफल सदिश की जो डायरेक्शन है इस विद्युत क्षेत्र की दिशा से कितना कोण बना रही है, थीटा कोण बना रही है।
तो क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन ये अपने दिखा दी, ये वाली क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन दिखा दी। अब करना क्या है, गाउस का नियम, गाउस का नियम निकालना है। तो इसका मतलब अपने को क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है, सीधी सी बात। फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स क्या करेंगे अपन, पहले इस छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाला क्या निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे। तो अपन क्या करेंगे कि अल्पांश से निर्गत फ्लक्स, अल्पांश से निर्गत फ्लक्स, तो अल्पांश से निर्गत फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट कर दें, डी फाई से। डी फाई से रिप्रेजेंट करें तो डी फाई बराबर क्या लिखा जाएगा, ई डॉट कितना, डी एस। यही परिभाषा पड़ी थी कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो विद्युत उस बिंदु के ऊपर विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के कैसा होता है, बराबर होता है। तो फाई बराबर ई डॉट कितना हो गया, डी एस हो गया। डॉट को हटा देंगे यहाँ पर, तो क्या मिलेगा अपने को, डी फाई बराबर ई इंटू कितना बन गया, डी एस कोस थीटा, जहाँ थीटा क्या है, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच में बनने वाला कोण है यहाँ पर। अब अपन तो कह रहे थे कि भाई अपने को जो गाउस का नियम है वो किसकी सहायता से निकालना है, कूलाम के नियम की सहायता से निकालना है। इसका मतलब अपने को इसके अंदर कूलाम का नियम का क्या करना है, यूज करना है। तो यहाँ देखो इस फ्लक्स की जो परिभाषा है उसमें यहाँ पर एक चीज आ रही है, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला है वो अपने पास कितना होता है, ए बराबर एफ अपॉन कितना होता है, क्यू होता है। इसका मतलब कि ये जो विद्युत क्षेत्र निकला है वो किससे, विद्युत बल से, मतलब कूलाम बल से। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली रूप से यहाँ पर किसका हो गया यूज, कूलाम बल का यूज हो रहा है या कूलाम का नियम का यूज हो रहा है। तो अब यहाँ पर अपने को वैल्यू निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की वैल्यू निकालनी है। तो विद्युत क्षेत्र कितना होगा यहाँ पर, तो अपने क्या पढ़ा था कि यदि कोई आवेश Q है और उससे कोई R दूरी पर कोई क्या है, बिंदु P है, तो बिंदु P के ऊपर विद्युत क्षेत्र का जो मान होगा वो कितना होगा, E इक्वल टू के क्यू अपॉन कितना होगा, R स्क्वायर होगा यहाँ पर। तो अपन भी क्या करें, इस बिंदु के ऊपर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो यहाँ रखेंगे तो अपने पास डी फाई बराबर कितना हो गया, डी फाई बराबर ई की जगह क्या लिखा अपने, के क्यू अपॉन कितना हो गया, आर स्क्वायर इंटू कितना हो गया, डी एस इंटू कितना हो गया, कोस थीटा। तो इस छोटे से अल्पांश से गुजरने वाले फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, डी फाई बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर इंटू डी एस कोस थीटा। अब अपने को तो क्या निकालना है, इस संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है। तो क्या लिखेंगे, इसलिए संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, तो क्या करेंगे, इस समीकरण का समाकलन कर देंगे। तो फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, कैसा पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है, पूरा का पूरा कैसा है, बंद पृष्ठ है। तो यहाँ लिख देता हूँ बंद, संपूर्ण बंद पृष्ठ। और बंद पृष्ठ के लिए अपने क्या कहा था कि समाकलन का जो चिन्ह है उसके बीच में क्या बना देंगे, एक छोटा सा वर्त, एक गोला बना देंगे यहाँ पर। तो डी फाई की वैल्यू अपने पास ये है, तो फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई की वैल्यू रख देते हैं के क्यू डी एस कोस थीटा अपॉन कितना, आर स्क्वायर। अब यहाँ से देखें के कांस्टेंट है, क्यू इस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश वो कांस्टेंट है, तो इन दोनों को अपन क्या निकाल देंगे, बाहर निकाल लेंगे समाकलन के चिन्ह से। तो फाई बराबर के क्यू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस कोस थीटा अपॉन कितना होता है, आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर अब ये जो वैल्यू देखो, यहाँ पर इस समाकलन के अंदर ये डी एस कोस थीटा बटा जो आर स्क्वायर है, इसको कहा जाता है घन कोण। क्या कहा जाता है इसको, घन कोण। ये अपने 11वीं क्लास में पढ़ा था। तो ये घन कोण की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, घन कोण का मतलब यहाँ पर है कि ये आपने जैसे मान लो कि ये जो एक बार यहाँ अपने ले कि ये जो पृष्ठ लिया, इस पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु जो है उसको अपने किससे मिला दें, केंद्र इस बिंदु ओ से मिला दें, प्रत्येक जो बिंदु है उसको ओ से मिला दें ऐसे, इस तरह से। तो ये वाला जो कोण बना, ये कोण, इस कोण को क्या कहा जाता है, घन कोण से, घन कोण कहा जाता है। और इस अल्पांश के लिए यदि अपन बात करेंगे तो इसको डी ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पूरे पृष्ठ के लिए यदि अपन बात करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होती है घन कोण की, ये वैल्यू होती है कितनी, 4 पाई होती है। कितना होता है घन कोण का मान, 4 पाई। तो इस संपूर्ण पृष्ठ के लिए जो ये वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, डी एस कोस थीटा बटा कितना आ रही है, और ये क्या है, घन कोण होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 4 पाई है। तो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ डी एस
कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू कितनी वैल्यू है, 4 पाई है। तो 4 पाई है तो अपन यहाँ पर लिख देते हैं। तो कितना मिला अपने को, फाई इक्वल टू के क्यू इंटू 4 पाई। थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से लिखते हैं, के इक्वल टू 4 पाई के इंटू कितना होता है, क्यू होता है। देखिए यही था गाउस का नियम कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स या गुजरने वाला फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 4 पाई के गुणा होता है। यदि अपन के की वैल्यू रखें यहाँ पर तो के की वैल्यू अपन कितनी पड़ी थी, के इक्वल टू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। यहाँ यदि रखते हैं तो फाई बराबर 4 पाई इंटू के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया और फाई बराबर क्या बचा अपने पास, क्यू अपॉन कितना, एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह को आगे इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से क्या निकला अपने पास, फाई इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, जो क्या है गाउस का नियम है। तो ये गाउस का जो नियम है वो अपन ने किसकी सहायता से निकाला, कूलॉम के नियम की सहायता से। तो इस तरह से अपने को जो भी क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं या जो भी डेरिवेशन करते हैं उनके अंदर अपने को टारगेट कहाँ है, उस टारगेट को अपने को क्या रखना है, ध्यान में रखना होता है। जैसे यहाँ आपने कहा कि कूलॉम का जो नियम है उसको यूज करना है और निकालना है, कहाँ जाना है, गाउस के नियम। गाउस का नियम क्या है अपने पास, ये है कि फाई बराबर परिभाषा अपने पास है, फ्लक्स है सबसे पहले निकालना, तो उसका फ्लक्स निकाल लिया। और फ्लक्स तो देखिए अनंत लंबाई के रेखीय आवेश या आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने को क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो यहां सबसे पहले तो अपन याद करेंगे कि विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी और उसके बाद अपन क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो लेते हैं, मान लिया अपने पास कि ये एक अनंत लंबाई का तार है, कोई ये अक्ष वाई तार है जो अनंत लंबाई का है, जो एक समान रूप से कैसा है, आवेशित है। ये आवेशित टोटल जो आवेश है मान लिया कि वो कितना है, Q है, और इसका रेखीय आवेश घनत्व है कितना है, लैम्डा। रेखीय आवेश घनत्व है कितना है, लैम्डा है। अब अपने को इस रेखीय आवेश के कारण r दूरी पर कोई बिंदु P है, ये कोई बिंदु P है जिस पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्या निकालनी है, डायरेक्शन निकालनी है। तो अपन क्या करें कि बिंदु जो P है इस पर अपने को विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो इसके सम्मुख बिंदु के ऊपर, इसके जस्ट सामने जो बिंदु है इस तार का, उस तार के ऊपर कोई लंब डाल दें अपने यहां से, बिंदु O के ऊपर बिंदु O ले लिया। जहां से ये बिंदु P है ये कितनी दूरी पर है, r दूरी पर। तो इस तरह से तार से कितनी दूरी पर, r दूरी पर क्या निकालना है अपने को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अपन यहां इस तार की अनंत लंबाई का जो तार है इसके ऊपर क्या लेंगे, छोटे छोटे अल्पांश लेंगे। एक अल्पांश अपन ने ले लिया इस तार के बिंदु O से ऊपर की तरफ समान दूरी के ऊपर, A बिंदु दे दिया, और दूसरा अल्पांश ले लिया अपन ने यहां O बिंदु के नीचे की तरफ, जिसको अपन ने क्या नाम दे दिया, B दे दिया। ये जो दोनों है ये समान दूरी पर है, OA और OB जो है ये बराबर दूरी पर लिए गए हैं, OA और बराबर दूरी पर लिए गए। अब यहां देखें कि ये जो बिंदु O है, A है, इसके ऊपर जो आवेश है, इस आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो आपने क्या कहा था कि उस आवेश को जिस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है उससे क्या करते हैं, मिलाने वाली जो रेखा है उस रेखा की कैसी होती है, अनुदिश होती है। मतलब इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो AP के कैसी होगी, अनुदिश होगी। मान लिया कि बिंदु जो A है उसके कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी है, DE1 है। अल्पांश के कारण है तो अपन क्या ले रहे हैं, DE1 कह रहे हैं। अब बिंदु B के ऊपर जो अपन ने अल्पांश लिया है, इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या होगी, बिंदु P को अपन किससे मिला दे, P से, तो क्या होगी, BP के अनुदिश होगी। इस B वाले बिंदु के कारण जो तीव्रता है बिंदु P पर, उस तीव्रता को अपन क्या नाम दे दे, DE2 से रिप्रेजेंट कर दे। तो इस तरह से अपन क्या देख रहे हैं
कि अपन ने इस बिंदु O के ऊपर और नीचे दो अलग अलग जो अल्पांश लिए, उनके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशाएं वो कैसी हैं, अलग अलग। इसका मतलब जितने भी अल्पांश लेंगे सभी के कारण दिशाएं कैसी होंगी, अलग अलग होंगी। तो एक बिंदु के ऊपर तो डायरेक्शन कितनी होगी, एक ही होगी, क्योंकि यदि एक से ज्यादा होती है तो जो अपन ने पढ़ा था कि एक इस बिंदु पर जो बल रेखाएं वो आपस में क्या कर रही है, काट रही है, जो कि क्या नहीं है, संभव नहीं है। तो अब अपन क्या करेंगे, परिणामी अपने को विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है। यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है, तो मान लिया कि ये जो एपी रेखा है वो उस ओपी रेखा के साथ में कितना कोण बना रही है, अल्फा कोण बना रही है, और ये जो बीपी रेखा है वो भी मान लो कितना कोण बना रही है, अल्फा कोण बना रही है। तो यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि ये जो ओपी रेखा है ये त्रिभुज ओ ए पी और त्रिभुज ओ बी पी, इन दोनों में कैसी है, ओपी उभयनिष्ठ है। ये कोण कितना है, 90 डिग्री है। ये दूरी कैसी है, बराबर है। तो इस तरह से ये दोनों जो त्रिभुज है वो कैसे त्रिभुज हो गए, समरूप त्रिभुज हो गए। तो इसलिए इनके जो कोण है ये भी कैसे है, बराबर। तो ये अल्फा, तो ये भी कितना हो गया, अल्फा। तो ये वाला कोण है वो भी कितना हो गया, अल्फा, क्योंकि ये और ये कोण कैसे है, शीर्षाभिमुख कोण है। इसी तरह से ये और ये भी कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये कितना हो गया, अल्फा हो गया। अब ये तो हो गई अक्ष अक्ष, और ये अपन ले लेते हैं इसके ऊपर बिंदु पी से गुजरने वाली वाई अक्ष। तो अब ये जो DE1 सदिश है जो अक्ष अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है, अल्फा कोण बना रहा है। तो ये वाला जो घटक है ये कितना हो जाएगा, DE1 कोस अल्फा, और ये जो नीचे की तरफ जो लंबवत घटक है ये क्या हो जाएगा अपने पास, DE1 साइन अल्फा। इसी तरह से DE2 का जो ये वाला क्षैतिज घटक है, ये क्षैतिज घटक है, ये क्या बन जाएगा, DE2 कोस अल्फा, और ये जो लंबवत घटक है ये वाला, ये क्या बन जाएगा, DE2 साइन अल्फा। तो इस तरह से ये अपने क्या बनाया, एक डायग्राम बनाया, और ये जो डायग्राम है वो किसके लिए यूज हो रहा है, डायरेक्शन, दिशा ज्ञात करने के लिए, दिशा के लिए। तो अब यहां अपन क्या देखेंगे कि देखो ये जो लंबवत घटक है, लंबवत घटक, ये लंबवत घटक और ये लंबवत घटक, इन दोनों में देखो साइन अल्फा बराबर है, और DE2 और DE1 ये क्या है, क्या ये भी बराबर है, बिल्कुल। देखो यहां से AP और BP दोनों की डायरेक्शन कैसी है, बराबर है। दोनों जो अल्पांश लिए उन दोनों अल्पांशों के ऊपर अपन एक आवेश जो है वो भी कैसा होगा, बराबर होगा। तो दोनों के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं DE1 और DE2 ये कैसी है, बराबर है परिमाण में, परिमाण में कैसे है, बराबर है। तो इस तरह से लंबवत घटक जो है वो परिमाण में बराबर हो गए, DE1 साइन अल्फा और DE2 साइन अल्फा। तो ये जो दोनों घटक है ये आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, जिससे लंबवत घटकों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, शून्य होगी। तो अब बचे कौन से घटक, क्षैतिज घटक। तो इसका मतलब बिंदु P के ऊपर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कौन से घटक के कारण होगी, क्षैतिज घटक के कारण होगी। क्षैतिज घटक जो है ये वाला, ये क्षैतिज घटक इस तार के कैसा है, लंबवत है। तो इसका मतलब कि किसी रेखीय तार या आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो हमेशा उस तार के कैसी होगी, लंबवत होगी। तो डायरेक्ट दिशा जो होगी वो सदैव तार के लंबवत होगी, क्योंकि जो क्षैतिज जो लंबवत घटक होंगे वो तो क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, और बचेंगे कौन से, केवल क्षैतिज घटक। और क्षैतिज घटक है वो इस तार के कैसे हैं, लंबवत है। तो इस तरह से अपन ने निकाल लिया कि अनंत लंबाई के रेखीय आवेश या आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो हमेशा तार के कैसी होगी, लंबवत होगी। अब अपने को कैलकुलेट करना है कि भाई जो विद्युत क्षेत्र यहां पर होगा बिंदु P पर उसका मान कितना होगा, और वो किसकी सहायता से निकालना है, गाउस के नियम की सहायता से ही निकालना है। क्योंकि पढ़ क्या रहे हैं अपन कि गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। अब तक जो अपने गाउस का जो नियम था वो पढ़ रहे थे, उसके बारे में प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ी थी। अब क्या है, उसके अनुप्रयोग है। तो ये इसका पहला अनुप्रयोग है अपने पास है,
तो अपने को क्या करना है, इस गाउस के नियम का यूज करना है और फिर क्या निकालना है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले अपन बनाते हैं, ये तार लिया अपने, और ये बिंदु क्या ले लिया, P ले लिया, जिस पर अपने को क्या ज्ञात करनी थी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और जो यहां से कितनी दूरी पर था, R दूरी पर था। अब क्या करना है, गाउस के नियम का उपयोग करना है, और गाउस का नियम तो किसके लिए लागू होता है, बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। इसका मतलब अपने को क्या करना है, बंद पृष्ठ बनाना है। तो इस तरह से मान लो कि जैसे ये अपने पास एक तार है, या ऐसे मान लो कि ये किसी ट्यूबलाइट है, जब इसको जलाएंगे तो रोशनी कहाँ होगी, चारों तरफ होगी, चारों तरफ होगी। तो अब इन सभी बिंदुओं को यदि अपना आपस में मिलाते जाएंगे इस तरह से, तो अपने को क्या मिलेगा, एक बेलनाकार पृष्ठ मिलेगा। मतलब इस रेखीय तार के चारों तरफ जो गाउसीय पृष्ठ बनाएंगे वो अपने को कैसा मिलने वाला है, बेलनाकार मिलने वाला है। तो इसका मतलब ये बेलनाकार मिलने वाला है, तो ये जो डिस्टेंस है, जो बराबर डिस्टेंस लेंगे, ये क्या बन गई, इसकी त्रिज्या बन गई। एक तरह से बेलन की क्या बन गई, त्रिज्या बन गई। तो अपने क्या किया कि ये जो तार है इसको अक्ष मान लिया, और अक्ष से कितनी दूरी पर, R दूरी, जो बिंदु P स्थित है, जहां तीव्रता ज्ञात करनी है, इस दूरी को क्या मान लिया अपने, त्रिज्या मान ली। और त्रिज्या मानकर क्या किया, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ का क्या कर लिया, निर्माण कर लिया। तो अपने पास मैं एक बार बना लेता हूं यहां, ये लीजिए, ये अपना क्या बन गया, बेलन बन गया। अब यहां देखें कैसा है, एक बंद पृष्ठ बन गाउसीय पृष्ठ है। इस बंद गाउसीय पृष्ठ के अंदर क्या देखेंगे अपन कि कितने पृष्ठ अपने पास, 3 पृष्ठ होंगे। कौन कौन से, देखो, एक जो ये पृष्ठ आपको दिख रहा है, ये चारों तरफ ये वाला जो पृष्ठ दिख रहा है, ये जो दिखा रहे हैं अपन, ये कैसा पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ है, बेलनाकारी। और 2 और कौन से पृष्ठ है, देखो यहां नीचे से ये देख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है ये, और ये ऊपर वाला, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये अपन सामने से देखेंगे तो कैसे दिखेंगे, वर्ताकार दिखेंगे। ये भी एक वर्त है, ये भी कैसा बन रहा है, वर्त है। इसका मतलब ये जो गाउसीय पृष्ठ बना, ये 3 फलकों से मिलकर बना हुआ, 3 पृष्ठों से मिलकर बना हुआ, जिसमें 2 जो ये पृष्ठ है ये वर्ताकार है, और ये जो एक बीच में पृष्ठ है ये कैसा है, वक्र पृष्ठ है, या जिसको बेलनाकार अपन कह सकते हैं। तो अब ये जो वक्र पृष्ठ है, इसकी जो लेंथ है ये कितनी है, इस तार की लंबाई के बराबर। तो अपन ले लेते हैं कि इस तार की जो लेंथ है वो कितनी है भाई, L, कि L लंबाई का ये क्या है, बेलन है। और ये जो R है, जिस बिंदु पर, जिस दूरी पर अपन तीव्रता ज्ञात करने वाले हैं, वो इस बेलन की क्या बन गई, त्रिज्या बन गई। ये इसकी क्या बन गई, त्रिज्या बन गई इस तरह से। तो अब अपने को क्या अप्लाई करना है, गाउस का नियम अप्लाई करना है। गाउस का नियम क्या कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट कितना, ds। संपूर्ण बंद पृष्ठ है ये, संपूर्ण बंद पृष्ठ कितना है, फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट कितना, ds। ये जो गोला लगा है वो अपन किसके लिए यूज कर रहे हैं, बंद पृष्ठ के लिए यूज कर रहे हैं। लेकिन अब बात आती है कि ये बंद पृष्ठ तो कितने भागों से मिलकर बना हुआ है, 3 भागों से मिलकर बना हुआ है। तो अपन ये जो इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन को भी कितने भी डिवाइड भागों में तोड़ देंगे, 3 भागों में तोड़ देंगे। यहाँ पर इसको सरफेस से है, पृष्ठ से है, तो क्या लगा सकते हैं, इसको नीचे s लगा सकते हैं। अब इसको 3 भागों में अपने को डिवाइड करना है। फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ पहला पृष्ठ, मान लिया कि ये पहला पृष्ठ है S1 जो वर्ताकार है, दूसरा पृष्ठ नीचे वाला, इसको अपन ने, इस वर्ताकार, इसको भी अपने क्या दे दिया, S2, और तीसरा जो ये पृष्ठ है इसको अपन ने क्या नाम दे दिया, S3 यहां पर दे दिया। तो 3 भागों में तोड़ दिया, S1 E डॉट ds प्लस इंटीग्रेशन ऑफ S2 E डॉट ds प्लस इंटीग्रेशन S3 और E डॉट कितना, ds। देखें जितने भी अपन यहां अनुप्रयोग पढ़ेंगे, जैसे पहला अनुप्रयोग रेखीय आवेश के कारण, फिर अपन पढ़ेंगे आवेशित अचालक परत के कारण, फिर चालक परत के कारण, फिर उसके बाद गोलीय जो प्रश्न है उनके लिए पढ़ेंगे कि गोलीय चालक, जो गोलीय चालक है उसके कारण, अचालक के जो है उसके कारण। और इन सभी के अंदर ये जो
जितने भी अपन गॉस के अनुप्रयोग पढ़ेंगे इन सब में एक ही रूल फॉलो होने वाला है। जो ये अपन स्टेप ले रहे हैं सब में ये स्टेप लिखते जाना है। मतलब डेरिवेशन जो होगा वो डेरिवेशन के अंदर सभी नियम क्या होंगे, एक ही फॉलो होने वाले। जैसे आपने कहा सबसे पहले क्या ले लिया आपने, फ्लक्स की परिभाषा ले ली। जो फ्लक्स जो कह रहा है गाउस का नियम अपने पास कि फाई बराबर फ्लक्स की परिभाषा अपने ली कि गुजरने वाला फ्लक्स कितना है, फाई बराबर ई डॉट कितना है, डी एस है। ये क्या है, फ्लक्स की परिभाषा है। तो सबसे पहले फ्लक्स की परिभाषा ले ली, फिर उसके बाद सरल करते जाएंगे उसको। तो यहाँ अपने पास कितने प्रश्न हो गए, 3 प्रश्न हो गए। अब यहाँ पर डॉट है सभी के अंदर, इनको हटा दीजिए। डॉट को हटा देंगे तो अपने पास क्या बना, फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ S1 ई डी एस कोस थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ S2 ई डी एस कोस थीटा और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ S3 ई डी एस कोस थीटा। अब यहां देखिए थीटा आ रहा है। थीटा क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल सदिश के बीच बनने वाला कोण है। तो अब अपन क्या आते हैं वापस एक बार चित्र के ऊपर कि तीनों प्रश्नों के अंदर अपने को विद्युत क्षेत्र की दिशा दिखानी है और क्षेत्रफल सदिश की दिशा दिखानी है। तो जो बिंदु अपन ने पहले लिया S1 पृष्ठ, ये जो S1 पृष्ठ लिया इसके ऊपर अपन ने मान लिया कि यहां एक छोटा सा क्या लिया है, अल्पांश लिया है। ये जो क्षेत्रफल अल्पांश लिया तो यहां इस बिंदु के ऊपर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, पहले तो वो डिक्लेयर करनी। तो देखो यहां से ये जो तार है, इस तार के कैसा है, ये बिंदु लंबवत है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इसके लंबवत होगी तार की, जो भी अपन ने कैलकुलेट की थी। तो ये होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा की। अब क्या दिखानी है, क्षेत्रफल सदिश की दिशा। क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा पृष्ठ की कैसी होती है, लंबवत होती है। तो ये जो पृष्ठ है ऊपर वाला, ये इसके लंबवत डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली डायरेक्शन होगी। तो ये क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन होगी, जिसको अपन किसे रिप्रेजेंट कर दिया, ds। तो इसका मतलब ये जो S1 पृष्ठ है, इस S1 पृष्ठ के लिए E और ds ये एक दूसरे के कैसे हैं, लंबवत है। और यदि लंबवत है इसका मतलब थीटा बराबर कितनी डिग्री हो गया, 90 डिग्री। और थीटा 90 है तो कोस 90, कोस 90 डिग्री बराबर कितना हो गया, 0 होता है। ऐसे ही S2 पृष्ठ, S2 पृष्ठ के ऊपर यदि अपन छोटा सा अल्पांश लें यहां r दूरी के ऊपर, तो यहां देखें ये जो बिंदु है ये इस तार के कैसा है, लंबवत। क्योंकि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा तो क्या है, तार के कैसी है, लंबवत होने वाली है। तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या है, ये इस बेलन का कौन सा हिस्सा है, नीचे वाला। तो पृष्ठ कौन कहां है, नीचे है। ये नीचे, तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा कहां होगी, नीचे की तरफ होगी। नीचे की है तो यहां पर ये क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ वाला जो कोण है ये कितना डिग्री हो गया भाई, 90 डिग्री हो गया यहाँ पर। तो इस तरह से ये जो S2 पृष्ठ है, इस S2 पृष्ठ के लिए भी विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश एक दूसरे के कैसे हैं, लंबवत है। ये वाला जो चिन्ह होता है वो किसका होता है, लंबवत का होता है, लंबवत है। इसका मतलब यहाँ पर भी थीटा बराबर कितना डिग्री, 90 और कोस 90 बराबर कितना हो गया भाई, 0 डिग्री हो गया। अब तीसरा पृष्ठ बच गया S3, ये वाला जो पृष्ठ है। यहाँ जो बिंदु P है यहाँ पर अपन फिर लेते हैं ये छोटा सा अल्पांश। विद्युत क्षेत्र की दिशा यही है E। और देखिए ये जो पृष्ठ है इस तरह से, ये वाला जो पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ का की लंबवत डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली लंबवत डायरेक्शन क्षेत्रफल सदिश की। तो यही डायरेक्शन, ये क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन है यहाँ। इसका मतलब इस S3 पृष्ठ के ऊपर विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है। दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, समानांतर है। और समानांतर है इसका मतलब अपन क्या लिख सकते हैं, E समानांतर है किसके, ds। और ऐसा यदि है तो थीटा बराबर कितना डिग्री हो गया, 0 डिग्री। और 0 डिग्री तो कोस 0 बराबर कितना होता है, 1 होता है। अब देख लीजिए यहाँ रख देंगे तो देखो कोस 90 क्या है, 0 पहले पृष्ठ के लिए। कोस 0 है तो पूरा की पूरी ये वैल्यू कितनी होगी, 0। तो फाई इक्वल टू कितना हो गया, 0। प्लस S2 पृष्ठ के लिए भी कोस 90 कितना है, 0। कोस थीटा का मान कितना है, 0 है। पूरी वैल्यू ही कितनी होगी, 0 होगी। तो प्लस का 0 और प्लस क्या बचा अपने पास, तीसरा पृष्ठ कोस थीटा, कोस 0 कितना है, 1 है। तो अपने पास बच गया इंटीग्रेशन ऑफ S3 E इंटू कितना, ds। तो इस तरह से अपने को क्या मिला, फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ S3 E इंटू कितना, ds। तो भाई
गुजरने वाला फ्लक्स कितना हुआ, फाई बराबर समाकलन ई इंटू कितना ds। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो जो भी बिंदु अपन पी लेंगे यहाँ पर इस सतह के ऊपर या इस सतह के ऊपर या इधर वाली जो सतह है उसके ऊपर, तो ये सभी कितनी दूरी पर है, r दूरी पर, और r दूरी पर है तो सभी जगह e का मान कैसा हो जाएगा, समान हो जाएगा। और e का मान समान, इसका मतलब कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट हो गया तो इस e को समाकलन के चिन्ह से क्या निकाल दे, अपन बाहर निकाल लेते हैं। और बाहर निकाल लेते हैं तो अपने पास क्या मिला अपने को, फाई बराबर e इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ds। क्या हुआ, ds क्या है, इस अल्पांश का क्या है, क्षेत्रफल। समाकलन ले लिया, इसका मतलब पूरे इस बेलनाकार पृष्ठ का क्या है, क्षेत्रफल है। और पूरे बेलनाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल है तो कितना होगा, बेलन का क्षेत्रफल इंटीग्रेशन ऑफ S3 इंटू ds। ये क्या है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो कितना होता है 2 पाई r इंटू कितना होता है, l होता है। कि बेलन के जो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो कितना होता है, 2 पाई r इंटू कितना होता है, l होता है। तो अपन रख देते हैं यहाँ पर कि फाई बराबर e इंटू 2 पाई r इंटू कितना, l। तो इस तरह से अपन ने एक मान यहाँ पर निकाला, देखो फाई बराबर e डॉट 2 पाई r l। ये इसकी कहानी जो शुरुआत है वो कहाँ से हो रही है, यहाँ से शुरू हुई। और ये क्या थी, फ्लक्स की परिभाषा से अपन ने यूज किया था, फ्लक्स की परिभाषा से शुरुआत करनी। मतलब हर क्वेश्चन के अंदर जो भी अपन अनुप्रयोग पढ़ेंगे उसके अंदर शुरुआत कहाँ से करनी है, फ्लक्स की परिभाषा अप्लाई करनी होगी यहाँ पर। लेकिन अपना पॉइंट क्या है, अपने को किसकी सहायता से ज्ञात करना है, गाउस के नियम की सहायता से ज्ञात करना है भाई। तो इसका मतलब अभी तक अपने गाउस का नियम अप्लाई तो किया नहीं। तो गाउस का नियम क्या कह रहे हैं, बंद पृष्ठ, ये जो अपने पूरा का जो पृष्ठ बंद पृष्ठ लिया गाउसीय, इसके अंदर जो ये तार है, रेखीय आवेश है, इसके ऊपर टोटल आवेश कितना है भाई, Q है। तो अब क्या लगाएंगे, गाउस का नियम लगाएंगे। इसको समीकरण नंबर एक बार क्या दे दें, 1। अब गाउस का नियम, गाउस का नियम क्या कह रहा है कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई बराबर उस बंद पृष्ठ में उपस्थित टोटल आवेश सिग्मा Q अपन कितना, एप्सिलॉन नॉट। तो अपने पास कितना है, सिग्मा Q कितना है, Q है, तो Q अपॉन कितना है, एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो फ्लक्स निकाला, समीकरण 2 दे देते, ये जो फ्लक्स अपन ने निकाला ये किसकी सहायता से निकाला, गाउस के नियम की सहायता से निकाला। और ये जो फ्लक्स निकाला वो किसकी सहायता से निकाला, फ्लक्स की परिभाषा से निकाला। अब इसका मतलब है तो इसी पर से गुजरने वाले, तो इसका मतलब ये फ्लक्स और ये फ्लक्स दोनों कैसे हैं, बराबर है। और बराबर है तो इन दोनों समीकरणों को अपने आपस में क्या कर दें, बराबर कर देते हैं। और बराबर करते हैं तो अपने को क्या मिलता है वो देखते हैं। जैसे ही बराबर किया तो देखो E इंटू 2 पाई आर एल, E इंटू 2 पाई आर एल बराबर कितना है, Q बटा एप्सिलॉन नॉट, Q बटा एप्सिलॉन नॉट। 2 पाई आर एल का क्या कर दे, पक्षांतर, तो E इक्वल टू Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L इंटू कितना लिख दे, R। तो ये अपने को क्या मिला, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकालनी थी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। तो रेखीय आवेश या आवेशित तार के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हुई, E बराबर Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L इंटू कितना हो गया, R हो गया। अब यहां पर देखें ये जो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, इसको देखें ये क्या है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तार है, कितनी लंबाई का है, L लंबाई का, कितना आवेश है, Q आवेश है। तो अपने क्या कहा था कि L लंबाई पर कितना आवेश है, Q, एकांक लंबाई पर कितना आवेश होगा, Q बटा L। तो एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहा था, रेखीय आवेश घनत्व कहा था। तो जो क्या था, किससे रिप्रेजेंट किया था, लैम्डा से रिप्रेजेंट किया था। इसका मतलब Q अपॉन L जो है उसकी जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं अपन, लैम्डा रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर लैम्डा रिप्लेस करते हैं तो E इक्वल टू ये हो गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना हो गया, R। इस तरह से तो यहाँ से क्या देख रहे हैं कि किसी बिंदु पर जो तीव्रता है वो दूरी की कैसी है, व्युत्क्रमानुपाती, E समानुपाती 1 अपॉन कितना है, R है। तो एक तो इस तरह से लिखा जा सकता है कि रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता E बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना होता है, R। थोड़ा सा इसको आगे और यदि सरल करें अपन तो इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, थोड़ा सा और सरल कर देते हैं। क्या है अपने पास
E इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना है R। यदि इसको अपन 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो अपने को क्या मिलेगा, देखो E इक्वल टू 2 लेमडा अपॉन 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना हो गया R। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है, के। तो ये अपने को क्या मिल गया, E बराबर 2k लेमडा अपॉन कितना हो गया R, क्योंकि k इक्वल टू कितना होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है यहाँ से। तो ये अपने पास क्या निकला, तीव्रता का सूत्र निकल गया, E बराबर 2k लेमडा अपॉन कितना है R है। अब यहाँ पर ग्राफ पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि किसी बिंदु पर जो रेखीय तार के कारण जो तीव्रता है वो दूरी के कैसी है, व्युत्क्रम के समानुपाती है। यहाँ पर तो तीव्रता और दूरी के बीच में, तो अक्ष के ऊपर क्या ली जाए दूरी, y अक्ष पे क्या ले ली तीव्रता, तो ये कैसी है, व्युत्क्रम अनुपाती है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी तीव्रता का मान क्या होता जाएगा, कम हो जाएगा। ये वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, कम होगा। तो जैसे जैसे तार से दूरी बढ़ती जाएगी तीव्रता की वैल्यू क्या होती जाएगी, घटती चली जाएगी। और यदि ऐसा पूछा जाता है कि 1 अपॉन R और E के मध्य यदि ग्राफ पूछा जाता है तो कैसी रेखा है, ये समानुपातिक रूप से ये बढ़ेगा ये ग्राफ का मान। तो इस तरह से अपने पास रेखीय आवेश जो अनंत लंबाई का तार है उसके कारण किसी बिंदु पर क्या निकाली, अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। तो एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन तो यहाँ से सीधा सीधा यदि न्यूमेरिकल पूछते हैं तो ये इस फॉर्मूले के ऊपर आधारित न्यूमेरिकल आ जाता है। दूसरा यदि क्वेश्चन यदि आता है तो इस तरह से क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि एक रेखीय आवेश है, उसके चारों ओर कोई इलेक्ट्रॉन है, वो क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, तो उसका वेग क्या होगा। तो यहां जब चक्कर लगाता है कोई आवेश तो किसकी वजह से, कोई ना कोई उसको एक ऐसा बल लग रहा है उसके ऊपर जो उसको क्या कर रहा है, इस वर्ताकार पथ के ऊपर क्या करेगा, चक्कर लगवाएगा। तो वर्ताकार पथ पे यदि चक्कर लगा रहा है तो कौन सा बल हमेशा लगवाता है, अभिकेंद्रीय बल। इसका मतलब, लेकिन वो अभिकेंद्रीय बल जनरेट कहां से हुआ, जिस जगह आवेश ये है जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है वहां इस रेखीय तार के कारण क्या लग रहा है, विद्युत बल लग रहा है उसके ऊपर। और ये जो विद्युत बल है ये किसका निर्माण कर रहा है, अभिकेंद्रीय बल का निर्माण कर रहा है। और उस अभिकेंद्रीय बल के कारण ये क्या लगाएगा, वर्ताकार पथ पे क्या लगाएगा, चक्कर लगाएगा। तो अपन अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला लगा के क्या कर सकते हैं, उसका वेग ज्ञात किया जा सकता है।